8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहां से ना मैं आपको फिजिक्स 2 के मेन चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मेन था, वो अपना ऑलरेडी हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, ये चारों चैप्टर अब हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, ये चारों चैप्टर हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? और वेकेशन आ रहा है अभी अपने पास, सोने पे सुहागा चांदी अपनी, ठीक है। फटाफट सब चैप्टर खत्म होगा अपनी, ठीक है। वेकेशन में कोई छुट्टी नहीं मारेगा, 6 घंटा लेक्चर हो या 9 घंटा लेक्चर हो, चुपचाप क्लास में आने का। जिनका घर दूर है या तो खाना खाने के लिए पैसा लेके आओ या टिफिन लेके आओ, सुनिए। और जिनका घर करीब में वो घर पे आके खाना खा के आने का। जितने भी बजे का लेक्चर है इधर आके बैठने का। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? बोर्ड है तुम्हारा। वेकेशन छोटे मोटे बच्चों के लिए होता है, केजी के बच्चों के लिए, दूसरी चौथी के बच्चों के लिए। दूध पीते बच्चे नहीं, अभी बोर्ड है तुम्हारा, इसको यूटिलाइज करना है प्रॉपर। मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग से लेक्चर रखने की, ताकि आफ्टरनून इवनिंग तक आप फ्री हो जाओ, घर पे आके थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लो। अब ये मत बोलो कि सर पूरा दिन यहाँ पे पढ़ूं फिर शाम में जाके घर पे पढ़ूं, तो काम क्या तुम्हारा? और अब करना ही पड़ेगा, इतना बोर्ड है 2 महीने 3 महीने बाद। तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फरवरी में करोगे, है कि नहीं? यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग से लेक्चर रखूं, ज्यादातर ट्राई करूंगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरे टीचर्स जब आ रहे हैं, मुजीब सर हो गए, तहसीन टीचर हो गई, नौशीन मैम हो गए, या फिर रशद सर हो गए, तो उन लोग का शेड्यूल पैक है, वो जब टाइम देंगे उसी टाइम पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन मेरा अगर शेड्यूल रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग से ही लेक्चर रखना। समझ में आ रहा अच्छे से? ताकि आप आफ्टरनून तक या मैक्स टू मैक्स इवनिंग 4-5 बजे तक फ्री हो जाओ, घर पे जाओ, थोड़ा आधा 1 घंटा रेस्ट करके खुद की सेल्फ स्टडी चालू करो। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या बोलो, ठीक है ना। तो अभी फिजिक्स के चारों चैप्टर हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट। फिजिक्स 2 के 5 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 और एक जो अपना हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के जो चैप्टर वो हिंदी चिंदी चैप्टर। डुअल नेचर पढ़ाया, कितना भारी चैप्टर था, चालू होते ही खत्म हो गया। ऐसी चैप्टर है सब। मैग्नेटिक मटेरियल भी ऐसी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर भी ऐसी है, सेमीकंडक्टर तो और उससे भी छोटा है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अभी मेन अपना ये फोकस इन चारों चैप्टर पे रहेगा। अब ये चारों चैप्टर ऐसे ना बेटा, अगर आपको समझ में आ गया ना तो यकीन जानो बहुत आसान है। आप अगर इसका कंटेंट फिजिक्स 1 से कंपेयर करोगे, फिजिक्स 1 में तुम्हारी जो डेरिवेशन होती है इतनी लंबी लंबी खिंचती है, इन चैप्टर्स में डेरिवेशन इतनी लंबी नहीं खिंचती है। आप हैरान हो जाओगे, कोई कोई डेरिवेशन 3 स्टेप 4 स्टेप की रहेगी। 3 स्टेप 4 स्टेप कर दो, डेरिवेशन खत्म, फिनिश। एक आध 2 डेरिवेशन ऐसी रहेगी जो लेंदी जाएगी, वरना ज्यादातर डेरिवेशन यहाँ पर छोटी होती है। जो थ्योरी है वो भी बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आ गया आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। समझ रहा है? जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी उतने कुछ खास नहीं आते, हाँ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आते हैं कंसेप्चुअल, लेकिन वो भी अगर आपको समझ में गया तो आगे तो आसान। तो अभी जो पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा ना, अगर आप ध्यान से समझ के लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वरना मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे फिजिक्स 2 को पता नहीं क्यों ड्रॉप करके आते, बोले हम लोग फिजिक्स 1 के भरोसे हैं, जो भी मार्क्स आ गया उसके भरोसे आए। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप सिर्फ फिजिक्स 1 के भरोसे जाओगे आप 50 के ऊपर नहीं स्कोर कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है, आपने 50% सिलेबस उड़ा दिया तो 50% से ज्यादा मार्क्स की उम्मीद भी मत करो। इन्हीं सोचने का सर बाकी का जो 50% पढ़ रहा है उसका वेटेज ज्यादा है, और क्या बोलते रहे ऑप्शन इतना सारा आ रहा है, हो जाएगा ना मेरा, नहीं तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आप फिजिक्स 1 खाली पढ़ के जाओगे तो 70 में से हो सकता है आप 40-45 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको जो आप पढ़ के आए, 40 मार्क्स का 42 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको जो आपको पढ़ के आए, आपको ऐसा लगा हाँ ये मैं पढ़ा हूं, लेकिन आपको 40-42 मिलने वाला नहीं है ना, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, मैंने आपको हमेशा बताया। आप उसमें कई सारी मिस्टेक्स करोगे, बहुत सारी स्टेप्स खाओगे, कहीं पर न्यूमेरिकल में गलती होगी, कहीं पे कैलकुलेशन में गलती होगी, कहीं डेरिवेशन में फंस जाओगे, हो सकता है। तो मिस्टेक्स होती है, 10-20% का आपका एरर होने का चांस है, 10% बहुत होता है, उससे ज्यादा नहीं जाने देने का। तो अगर आपको 40 मार्क्स का दिख रहा है कि ये मैं पढ़ के आया हूँ फिजिक्स 1 में से आया, तो उसमें से आप 40 स्कोर नहीं करोगे, उसमें से आप 30-25 ऐसा स्कोर करो। समझ में आ रहा है? तो 30-25 यहाँ से, 30-25 वहां से, 50-55 निपट गए वहीं पे। समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो सबसे पहली बात तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि अगर आप फिजिक्स 1 सिर्फ पढ़ के आते हो, फिजिक्स 2 ड्रॉप करके आते हो, तो 50 मैक्स टू मैक्स बहुत हो गया, तुम्हारी नसीब बहुत अच्छी रहेगी तो मैक्स टू मैक्स 60, उसके ऊपर आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो अगर आपको स्कोर अच्छा रखना है तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये चैप्टर्स बहुत आसान है, खाली कंसेप्ट समझ के लो, मैं कैसा करा रहा हूँ वैसा करके लो, आपको बहुत इजी लगेगा। फिजिक्स 1 से कंपैरेटिवली ये आसान लगेगा आपको। लेकिन अगर आपने मिस करना शुरू किया, लेक्चर छोड़ा या फिर टॉपिक छोड़ दिया, बैठे इधर हो, मेंटली कहीं और हो, टॉपिक नहीं समझा क्या हुआ, ठीक है ना, तो फिर आपको ये बोर मारेगा, बहुत बोर मारेगा, फिर आप नहीं पढ़ोगे। मैं अभी बता रहा हूँ, आप छोड़ोगे फिजिक्स को। इसीलिए जानबूझ के मैं चारों चैप्टर लाइन से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको रिलेशन समझ में आए, कौन से चैप्टर में क्या हो रहा है, समझ आ रहे अच्छे से। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अपना ये माइंडसेट अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मैं फिजिक्स 1 के भरोसे जाने वाला, फिजिक्स 2 नहीं पढ़ूंगा, तो उसको पहले ही अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। आप ना फिजिक्स 1 के भरोसे जाओगे, आप ना फिजिक्स 2 के भरोसे जाओगे, आप फिजिक्स के भरोसे जाओगे। पूरा फिजिक्स एक है, वो 1-2 करके कुछ नहीं होता। समझ आ रहे अच्छे से क्या बोलो। आपको जो भी 15-16 चैप्टर्स है उसमें से मैक्सिमम जितने चैप्टर पढ़ सकते हो उतने पढ़ो, अच्छी बात। समझ आ रहा अच्छे से, ठीक है। इज इट वेरी मच क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 6 मार्क्स का वेटेज है इसका, ऑप्शन मिला करके, ठीक है ना, यानी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। और ये कोई नया चैप्टर नहीं है आपके लिए, है ना। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग एक चैप्टर पढ़े, क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक। 11th स्टैंडर्ड में आपको फिजिक्स में एक चैप्टर था जिसका नाम भी सेम था, ना सिर्फ नाम, कंटेंट भी सेम था। 11th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पर खत्म हुआ है, बिल्कुल उसी पॉइंट से 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चालू हो। 11th के अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम, याद है। 11th में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक थ्योरम पढ़ाया था, नाम क्या था उसका, गॉस थ्योरम। 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहली हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी देख रहे हो आप, जहां पे वो चैप्टर स्टॉप हुआ था ना, बिल्कुल उसी पॉइंट से ये चैप्टर चालू हो रहा है। समझ आ रहे क्या बोलो। तो कोई नया चैप्टर नहीं है, आपको कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टॉपिक है, आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको बड़ा सा चैप्टर मिलेगा। महाराष्ट्र बोर्ड में उसने क्या किया है, 30-40% जो उसका बेसिक वाला पार्ट है वो 11th में डाल दिया, 60-70% जो उसका थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो 12th में डाल दिया। डिफिकल्ट क्या, आसान है बहुत। समझ आ रहा है। दोनों को मिलाओगे तो फिर एक चैप्टर बनेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब एक बात एकदम क्लियर है, अगर जिस बच्चे को 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता है, ये उसके सर के ऊपर से जाने वाला है कि नहीं। क्यों, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, कंटिन्यूएशन में ना, जहां पर वो स्टॉप हुआ वहां से स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है आपको प्री रिक्वेस्ट के तौर पर 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक आना चाहिए। बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आप आगे की डेरिवेशंस। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूं, आपको यही पता नहीं गॉस थ्योरम किसको बोलते हैं, तो कुछ समझेगा, आपको नहीं समझेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो जो 11th में यहाँ पर थे, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे खासे लेक्चर्स लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। अब बोला था ध्यान दो 12वीं में चैप्टर है, ध्यान दो 12वीं में चैप्टर, बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब जो 11th में यहाँ नहीं थे, उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों पे, जो यहाँ थे उन पे भी और जो कहीं से और से पढ़ के आ रहे उन पे भी, मेरे को दोनों पे भरोसा है कि तुम लोग भूल गए। इतनी तो मेरे को आप लोगों से उम्मीद है, इतने ब्राइट स्टूडेंट तो आप लोग हो। आपको 4 दिन पहले पढ़ी हुई बात नहीं याद रहती, 4 महीना पहले क्या खा के याद रही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही क्विकली एक अक्खा चैप्टर पढ़ाते बैठूंगा ना मैं 11th का, तो ये रखा रह जाएगा फिर, ठीक है। बहुत ही क्विकली हम लोग 11th का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार रिकैप करने हैं, बहुत क्विकली, ऊपर से, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं। वो सारी बातें जो इस चैप्टर के लिए आपको पता होना चाहिए उसको हम लोग रिकैप मारेंगे, ठीक है ना। तो एक साथ पूरे एक बोर्ड पे मैं पूरा एक बोर्ड ले रहा हूं मैं आपका, ठीक है ना। और 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिकैप कर रहा हूं मैं। खाली इलेक्ट्रिक डाइपोल छोड़ूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने 11th में पढ़ा था ना, डाइपोल याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने 11th में पढ़ा था, खाली वो छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको 12th में भी है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन मैं अभी कराऊंगा ना इस चैप्टर में, तभी मैं 11th वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोड़कर बाकी जो भी बचा कुचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो 11th में आपने पढ़ा है, जो यहाँ पर आपको काम आएगा, उसको 1 गो में हम लोग पूरा रिकैप कर रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले नाम पर ही ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट डज इट मीन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, एट रेस्ट, रुका हुआ। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होता है, रुका हुआ होता है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है बेटा, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, बोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब ये चार्ज मोशन में आ जाता है,
जब ये चार्ज मूव करने लगता है तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। जब चार्ज मोशन में आ जाता है, आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाती है बोलो? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। समझ रहे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक आते हैं। समझ रहे अच्छे से? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एक ही टॉपिक है जिसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो एक बात तो जाहिर सी है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट बी वेरी क्लियर विद व्हाट इज चार्ज। किसके साथ क्लियर होना है आपको बेटा? चार्ज के साथ, जिसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं इधर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ज्यादातर यही सिंबल यूज होता है, या तो कैपिटल क्यू सिंबल यूज करते हैं हम लोग, या तो स्मॉल क्यू सिंबल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, तो सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या है बेटा? ये हर एक बॉडी की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जो उस बॉडी के बाद हर कंडीशन में रहने ही वाली है। ऐसा नहीं कि कुछ कंडीशन में रहेगी, कुछ कंडीशन में नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी कभी आएगी कभी चली जाएगी, ऐसा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आप एलिमेंट्री प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, आई एम एट रेस्ट, डू आई हैव वेलोसिटी? नो, माई वेलोसिटी इज 0। करेक्ट है? बट इफ आई स्टार्ट मूविंग और रनिंग और वॉकिंग, आई विल हैव सम वेलोसिटी। चलने लगता हूं या भागने लगता हूं, मेरे पास थोड़ी बहुत क्या आ जाएगी बेटा? वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? तो वेलोसिटी देखो कभी बॉडी के पास आ रही है और कभी नहीं हो रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप एलिमेंट्री। बट इफ आई टॉक अबाउट मास, मास ऑफ माई बॉडी, मैं भागू, चलू, खड़े रहूं, सो जाऊं, उड़ जाऊं, कुछ भी करूं, है ही नहीं, मास हमेशा मेरी बॉडी के पास रहेगा। आई बी नेवर मासलेस। मेरा मास 0 हो सकता है कभी? नहीं। आप मर भी जाओगे तो भी आपका मास रहेगा, बॉडी का मास 0 होगा क्या बोलो? नहीं रहेगा। जब तक आप एग्जिस्ट कर रहे हो आपका मास रहेगा। तो मास कैसी प्रॉपर्टी हुई बोल? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि कुछ कंडीशन में आ रही, कुछ कंडीशन में चली जा रही, ऐसा है क्या? नहीं। उसी तरह चार्ज भी हर ऑब्जेक्ट की, हर मैटर की एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। क्या बेटा बोल? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। मतलब बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता ही होता है। आपकी बॉडी पर भी चार्जेस हैं, इवन योर बॉडी कंटेन्स चार्जेस। इसीलिए तो जब आप किसी रनिंग इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क में ज्वाइन हो जाते हो तो आप उसका हिस्सा बन जाते हो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव फ्री चार्जेस, और फ्री चार्जेस कंट्रीब्यूट करंट, है कि नहीं? तो आपकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस हैं, आपके स्किन पे, आपके बाल पे, आपके कपड़ों पे, सब जगह चार्जेस है। हम लोग इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोल? ट्रांसफर भी। ये मार्कर पे, इधर इधर उधर सब चीज पे चार्ज, हर चीज पे क्या बेटा? चार्ज। क्यों है सर हर चीज पे चार्ज? एकदम सिंपल सा इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, एनी मैटर which is existing in this world, in universe, each and every matter is made up of a particle, a small particle called as atom. कोई भी चीज आप उठा लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिंदा, मुर्दा, कुछ भी देख लो, वो किससे बनी हुई है बेटा बोल? एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एटम से। कोई ऐसी चीज जानते हो आप जो एटम से ना बनी हो? हर एक चीज, ये कपड़ा, आपकी बॉडी, आपके मेरे बीच में मौजूद ये हवा, ये बोर्ड, ये हर चीज किसी ना किसी एलिमेंट के किससे बनी हुई बेटा? एटम से बनी। नाउ इफ यू नो व्हाट इज इनसाइड एटम, आप सबको पता है एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट आर दोस पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। लेट्स फॉरगेट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हर एक चीज बनी है एटम से, एटम बने हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जिन पर चार्ज होते हैं। तो अल्टीमेटली हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या आने वाला है? चार्ज आने वाला है। समझ आ रहा अच्छे से? तो चार्ज एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, जो उसके ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से आती है, यानी हर बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा ही रहेगा। अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट की, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट है। कूलम को आप क्या लिख सकते हो? मिली कूलम लिख सकते हो, माइक्रो कूलम लिख सकते हो। यूजुअली माइक्रो कूलम में चार्ज लिखा जाता है। यूजुअली चार्ज कैसे लिखा जाता है? माइक्रो कूलम में। जब हम लोग अभी चैप्टर में देखेंगे तो आप माइक्रो कूलम में चार्ज करो, क्योंकि कूलम का चार्ज मतलब बहुत ज्यादा चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यूजुअली हम लोग माइक्रो कूलम यूज करेंगे। माइक्रो मीन्स 10 to the power -6।
ठीक है ना। तो चार्ज का यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट क्या है बोलो, कूलम। ऐसा यूनिट क्या है बोलो, कूलम। बट अनलाइक मास, मास भी हमारी बॉडी की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, चार्ज भी हमारी बॉडी की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। अनलाइक मास, मास से थोड़ा सा हट करके चार्ज की टाइप होती है। चार्ज की क्या होती है बेटा, मास की कोई टाइप नहीं होती, मास मास होता है खत्म। चार्ज की टाइप होती है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव। लाइक इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज है उस पे, नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज जो होता है बेटा इसकी दो टाइप होती है। चार्ज की कितनी टाइप होती है बोल, दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल क्या बेटा, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल क्या है बोल, इलेक्ट्रॉन। तो आपकी बॉडी पे भी चार्ज है, ठीक है ना। अब वो कौन सा चार्ज है आप उसको पता कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है आप उसको पता कर सकते हो। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे सेम माइनस में रहेगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अभी ये मैंने आपको डुअल नेचर में भी बताया। प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, कंपैरिजन बिटवीन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखा के दिया है ना। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ाने के बाद, न्यूमेरिकल कराने से पहले सारा डेटा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये लिखा के दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में आप एक बात और जानते हो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मीन्स सेम सेम, अनलाइक मीन्स अपोजिट, अनलाइक मीन्स अपोजिट। तो लाइक चार्जेस, लाइक आप एक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप एक नेगेटिव चार्ज के सामने एक नेगेटिव चार्ज को ला रहे, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास ला रहे, तो these two will start attracting each other, ठीक है ना। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अलग अलग चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज हियर, क्या होगा बोलो, प्लस क्यू प्लस क्यू। क्या करेंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे बोथ विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है ना, बाय फोर्स एफ। अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा बोल, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो, अट्रैक्ट करेंगे। इफ वन पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्ज इज देयर, दे बोथ विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है या फिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्जेस के बीच में, इसके बीच में दो चार्जेस के बीच में, ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देख मैं क्या लिख रहा हूं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा इसको, कूलम फोर्स। तो अगर दो अलग अलग टाइप का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, सॉरी अलग अलग टाइप का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सेम सेम टाइप का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। कौन से फोर्स के जरिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए या फिर कूलम फोर्स के जरिए। कूलम फोर्स इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू अपने को कूलम नाम के साइंटिस्ट ने निकाल के दिया, बाय लॉ कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। क्या बोलता है कूलम्स लॉ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस की वैल्यू। लाइक अगर ये Q1 है ये Q2 है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी चार्ज जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम रहेगा। इनवर्स रिलेशन है ना, कैसा रिलेशन है बोल, इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको कंबाइन कर देंगे, ये दोनों को कंबाइन, सॉरी ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो
कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू के साथ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है बोल? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 1 क्या है? नंबर है। 4 क्या है? नंबर है। पाई क्या है? नंबर है। पाई भी क्या है? नंबर है। 3.14। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? ये एप्सिलॉन कहलाता है बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या कहलाता है बोल? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको आप शॉर्ट में परमिटिविटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बोल? परमिटिविटी। नाउ लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय परमिटिविटी। परमिटिविटी ये वर्ड किससे मिलता हुआ, किससे बनता हुआ लग रहा है? परमिट से, परमिट और परमिशन से, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप सब 11th में पढ़ के आए हो। एक चार्ज जब होता है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है बोल? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज जिस मीडियम में रखा हुआ है ना, लाइक वो चार्ज हवा में रखा है या पानी के अंदर रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फील्ड बनाएगा। हर मीडियम चार्ज को अपनी चलाने नहीं देता। कोई मीडियम चार्ज को ज्यादा चलाने देता है, कोई मीडियम चार्ज को कम चलाने। किसी मीडियम में चार्ज ज्यादा फील्ड बनाता है, किसी मीडियम में वही चार्ज कम फील्ड बनाता है। किसी मीडियम में चार्ज ज्यादा इंफ्लुएंस क्रिएट कर पाता है, किसी मीडियम में वही चार्ज कम इंफ्लुएंस क्रिएट कर पाता है। समझ आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूं? तो मीडियम के अंदर चार्ज को कितना परमिशन दिया जा रहा है अपनी फील्ड बनाने के लिए, या जो उसको करना है वो करने के लिए, अपना इंफ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, इस चीज को कौन नापता है बेटा बोल? परमिटिविटी। इस चीज को कौन नापता है बोल? परमिटिविटी, जिसका सिंबल क्या है बोल? एप्सिलॉन। क्या सिंबल है इसका? एप्सिलॉन। तो हर मीडियम की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा? परमिटिविटी होती है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते बोलो? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग रहेगा, वाटर के लिए अलग रहेगा, इसके लिए उसके लिए अलग अलग मीडियम के लिए अलग रहेगा। लेकिन ज्यादातर हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, वो या तो वैक्यूम में दिया हुआ रहता है या तो एयर में दिया हुआ रहता है, या तो वैक्यूम में या तो एयर में। तो वैक्यूम की परमिटिविटी को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते बोल? परमिटिविटी ऑफ इन वैक्यूम। ध्यान से देखा, अगर ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में नहीं रखे हुए, बल्कि कहां रखे हुए बोल? वैक्यूम में रखे हुए। ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में नहीं रखे हुए, कहां रखे हुए? वैक्यूम में रखे हुए। तब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? तब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा बोल? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं बोल? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी थी और ये वैक्यूम की परमिटिविटी। तो ज्यादातर अपने को ना ये एप्सिलॉन नॉट यूज करना होता है, एप्सिलॉन बहुत कम यूज करना होता है। एक बात और आपको पता होना चाहिए, जब आप एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो निकालते हो ना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो मतलब मीडियम की परमिटिविटी को, समझ पानी की परमिटिविटी को आप डिवाइड कर दे रहे हो किससे? फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो जो नंबर आता है, जो वैल्यू आती है, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या फिर उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है उसको बोल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के से दिखाते हैं उसको। किससे दिखाते हैं? के से। तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर ओवर हियर? ये एप्सिलॉन आर क्या है बोल? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे निकालते हैं इसको? मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करके, मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करके। समझ आ रहा है अच्छे से? या फिर एप्सिलॉन आर की जगह आप और क्या लिख सकते हो? के। क्या नाम है इसके का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या नाम है बोल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है कैपेसिटर का पार्ट। कौन सा पार्ट? कैपेसिटर। आधे चैप्टर से चालू होगा इसी चैप्टर में कैपेसिटर का पार्ट। कैपेसिटर के पार्ट की शुरुआत ही होगी डाइलेक्ट्रिक से, और फिर उस पूरे पार्ट में हर डेरिवेशन में, हर फॉर्मूले में, हर न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आता रहेगा। कहां से आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबको एकदम अच्छे से समझा? सबको एकदम अच्छे से समझा? अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप मीडियम को एयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटा? हवा।
तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बोल? एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1। तो इफ के का वैल्यू 1 है, ध्यान से देखा, व्हाट वाज के? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो अभी फिलहाल मैंने अपना मीडियम कौन सा लिया है? एयर। मीडियम कौन सा है? तो ये एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी रहेगी? एयर की। एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी रहेगी? एयर की। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की। एयर के लिए के कितना हो जाता है बोल? बोलना, के कितना हो जाता है? 1। ये एप्सिलॉन नॉट इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कुछ देख रहे हो? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? सेम। यानी कि हम लोग एयर की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी के क्या ले सकते हैं? बराबर ले सकते हैं। एयर की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी के क्या ले सकते हो बेटा? बराबर ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस पूरे चैप्टर में जब भी कोई न्यूमेरिकल में अगर फ्री स्पेस बोला है तो भी फॉर्मूले में 1/4 का एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, और अगर एयर बोला है तो भी फॉर्मूले में 1/4 का एप्सिलॉन नॉट यूज करना है। ये नहीं सोचने का सर हवा है तो हवा तो एक मीडियम है ना, उधर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा सर, उधर एप्सिलॉन आएगा। आना तो एप्सिलॉन ही चाहिए, पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है? सेम। बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज 1। समझ में अच्छे से। और अगर मीडियम कुछ भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया, मीडियम हवा पानी एयर कुछ बोला नहीं, मीडियम कुछ मेंशन नहीं किया, तो मान लेने का वो हवा ही है, तो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यही फॉर्मूला यूज। यानी ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हर दूसरी डेरिवेशन में आपको ये फॉर्मूला काम है। अभी चैप्टर में हर दूसरी डेरिवेशन में, हर दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो एयर रहेगा ना बेटा, एयर, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, उसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सेम ही फॉर्मूला आएगा, कुछ अलग नहीं, ठीक है ना? सेम ही फॉर्मूला आएगा। हाँ, एयर और फ्री स्पेस इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा मीडियम दिया, एयर और फ्री स्पेस को छोड़कर, जैसे वाटर बोल दिया, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? नहीं। देन यू विल हैव टू यूज व्हाट फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं कह रहे, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, और जहां तक मेरा ख्याल है स्टेट बोर्ड के केस में वैसा होता ही नहीं। स्टेट बोर्ड के केस में यू ऑलवेज हैव बीन गिवन दिस वैल्यू ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। या तो एयर की बात करेगा या वैक्यूम की बात करेगा, ये मीडियम देगा ही नहीं, मीडियम दिया नहीं मतलब एयर है। समझ आ रहा है? हाँ, आप एंट्रेंस देखोगे, नीट जेईई के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें कोई भी मीडियम देता है, वाटर मीटर कुछ भी देता है उसमें, तब वहां पे पहले एप्सिलॉन निकालना पड़ता है, फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। समझ आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो? सर सब बता रहे आप, लेकिन आपने अभी तक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बताया। मैं बताऊंगा भी नहीं, आप सीधा किसकी वैल्यू याद रखिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखिए। ये जो दिख रहा है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरे में जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो ना 8.85 समथिंग ऐसा कुछ होती है इसकी वैल्यू, और रख करके सॉल्व करोगे ना, तो जो आपको आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ आएगा। कितना आएगा बोल? 9 × 10⁹ तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बोल? 9 × 10⁹। मैं फिर बोल रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। व्हाट डू यू कंसीडर कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹? अरे जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। मैं आपको बता रहा हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। आपसे गलती कितनी सिली मिस्टेक होती, और जब देखो ना कि ये कैसे किया तो ये गलत है, और हंस दो देख के बच्चे को, तो बच्चा बोलता है क्या गलत है सर, सब तो सही, खोटा खोटा हंस रहे हो। कितनी सिली मिस्टेक है, ध्यान से देखना। समझ, तेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला है तेरे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आपको Q और R की वैल्यू दी हुई थी, Q और R की वैल्यू दी थी, you have been given Q is equals to let's say 3 × 10⁻⁶ कूलम, R is equals to 0.3। अब मैं बोल रहा हूँ सबकी वैल्यू पुट करो। क्या करेंगे? Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁶। R का वैल्यू कितना है? 0.3 द होल स्क्वायर, 0.3 द होल स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या रखोगे? 9 × 10⁹। सही? सही? सरासर गलत, सरासर गलत। ये आपने 9 × 10⁹ किसकी जगह पर रख दिया? देख किसकी जगह पर, जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक, चुपचाप उधर उठा के 9 × 10⁹। तो वही तो समझा रहा हूं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है क्या रे बोल? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ नहीं है। किसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है ऊपर 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, तो यहां ऊपर आएगा 9 इंटू 10⁹। समझा क्या बोला? और ये वो मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, वो 9 इंटू 10⁹ को ऊपर लिखने के लिए नीचे लिख देते हैं। इधर ध्यान से देख, इधर भी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है या नीचे है, और आपने 9 इंटू 10⁹ कहां लिखा? ऊपर लिखा। इधर क्यों नहीं नीचे लिखा? इधर भी ऐसा लिखना चाहिए था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹। इधर क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ही नहीं। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऊपर ही आएगा ना भाई, 9 इंटू 10⁹। समझा अच्छे से क्या बोला? ठीक है ना? तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। जब भी फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दिया हुआ है, फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है और आप उसकी वैल्यू रख रहे हो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा अपॉन के नीचे, हमेशा ऑलवेज फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किधर आता है? फॉर्मूले में अपॉन के नीचे आता है। बट व्हाइल पुटिंग द वैल्यू 9 इंटू 10⁹, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट ऑन दी अपर साइड। आप उसको न्यूमरेटर में लिख रहे हो, डिनोमिनेटर में नहीं लिख। ये गलती करना नहीं। हाँ, किसके पेपर में अगर ये गलती दिख गई मेरे को, उसको तो मैं जाहिल डिक्लेयर कर दूंगा ऐलानिया तौर पर, है ना? यहाँ पे बुला के उसको बाकायदा सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ जाहिलियत। यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, है ना, उसको अपन डिप्रिशिएशन का सर्टिफिकेट देंगे, एप्रिसिएशन का नहीं। समझ आ रहा मैं क्या बोल? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं है 9 इंटू 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो उसको नीचे में लिखने का, हमेशा कहां लिखने का? ऊपर लिखने। समझा सबको अच्छे से क्या बोला मैंने? आगे बढ़ते हुए यहां तक समझा सबको? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। नहीं ना? अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बोल? ई से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो बेटा जब चार्ज एक रेस्ट पर होता है ना, एक चार्ज जब ऐसा रुका हुआ होता है ना, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस होता है, असर होता है। इस असर को नापना कहलाता है पोटेंशियल नापना। क्या नापना? पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। क्या नापना बेटा? पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। इस पूरी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इस चार्ज का इंफ्लुएंस फील करेगा। मतलब अगर दो चार्ज यहां पर रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। क्या एग्जिस्ट करेगी बोल? जैसे मिसाल के तौर पर आप भी कुछ फील्ड में ही बैठे हुए हो ना। कौन सी फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन सी फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। कौन सी फील्ड में? ये अर्थ है। अर्थ कौन सी फील्ड बनाती है अपने सराउंडिंग में? ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसी फील्ड में तो आप बैठे हुए ना। तो एक ऑब्जेक्ट अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट आप, और दोनों एक फील्ड में हो। कौन सी फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो आप दोनों के बीच में एक एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच, जिसका हम लोग शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। सेम उसी तरह एक चार्ज था, दूसरा चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक फील्ड में है। कौन सी फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन दोनों के बीच में भी एक एनर्जी रहेगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, उसका फॉर्मूला एमजीएच नहीं रहेगा। तो कौन सी एनर्जी है बोल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसका क्या फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो जब एक चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके सराउंडिंग में फील्ड बन जाती है, हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल आ जाता है, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको 11th में दिया था, पोटेंशियल के बारे में और एनर्जी के बारे में आपको 12th में दिया। पोटेंशियल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? दो चार्ज रहेगा तो, एक चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल कैसा निकालेगा, दो चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल कैसा निकालेगा, एन चार्जेस रहेंगे तो पोटेंशियल कैसा निकालने का, दो चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा निकालने का, तीन चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा निकालने का, एन चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा निकालने का। यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका पूरा डिटेल आपको किस में दिया है? 12th में दिया है। हम लोग डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कहां पर था बेटा? 11th में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कहां पर था? 11th। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी पोटेंशियल और एनर्जी
पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, ये पूरा हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने क्या पढ़ने का बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, फिर बता देता हूं। समझिए मेरे पास एक चार्ज है, आई हैव वन चार्ज, सब लोग ध्यान से देखना, एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है बोल, छोटू सा पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव है। कैसा है ये, पॉजिटिव। तो इस चार्ज के सराउंडिंग में मैं कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, क्या लाऊंगा बोल सर, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, इसको क्यू नॉट से दिखा दे, किस दिखा दे बोल, क्यू नॉट से। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू रहेगी +1 कूलम, हम लोग ऐसा मान के चलते। एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल, +1 कूलम। +1 कूलम मतलब वो कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव। कौन सा टाइप का चार्ज है बोल, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज के सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज को लेके आया, यहाँ पे लेके आया, क्या होगा बोल, ऐसा इधर भागी हो चार्ज, यहाँ लाया तो, यहाँ लाया तो, यहाँ लाया तो, इधर लाया तो, इधर लाया तो, ऐसा आगे, इसके पीछे लेके आया तो पीछे भाग, ठीक ना। यहां लाया तो, यहां लाया तो ये चार्ज क्या करेगा, इसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इसके सराउंडिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील हो सकता है, क्या एक लिमिटेड डिस्टेंस तक फील हो सकता है। फिर से इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, इस चार्ज की जो दादागिरी है, भाई पटेली है, दूसरे चार्ज को हटा रहे, वो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील कर सकते हो क्या, नहीं, देयर इज अ लिमिट टू इट। क्या है बेटा, उसको एक लिमिट है। तो किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस जिस लिमिट में उस चार्ज के सराउंडिंग में एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड बनेगी इस चार्ज के सराउंडिंग में, जिस फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आएगा तो इसका क्या फील करेगा, इन्फ्लुएंस, इसका फोर्स फील करेगा। इसके बाहर है तो कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी फील्ड को हम लोग इस चार्ज की क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड क्या कहलाएगी बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको एकदम अच्छे से समझा, सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अगर इधर ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कैसा बनेगा एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा बनेगा होता, स्फीयर बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा। सर सर्कल तो बना है, अरे तो 2D है ना, ये 3D में इमेजिन कर, एक पॉइंट चार्ज रखा है, 3D में इमेजिन कर, यहाँ पे भी चार्ज आएगा तो फोर्स फील करेगा, इधर 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 सब जगह, यहाँ पे भी, 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 पीछे भी। तो कैसी फील्ड जनरेट होगी उसके सराउंडिंग, एक स्फीयर। तो एक पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी बनती है बोल, स्फीयर बनती है। एक पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी बनती है बेटा, स्फेरिकल बनती है। समझ आ रहा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया कैसे जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लाइंस से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है बोल, लाइन से। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब सर ये लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग बस फील्ड को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं सर, इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, टेस्ट चार्ज को। वो जो रास्ता भागेगा वही रास्ता इलेक्ट्रिक लाइन रहेगी, वही रास्ता क्या रहेगा बोल। अच्छा टेस्ट चार्ज क्या होता है, +1 कूलम। समझ, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, कहाँ भागेगा, ऐसा आउटवर्ड भागेगा ना, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन। यहाँ रखा तो आउट, तो ये इसकी। तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस है। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज, -Q। तो समझ, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये दोनों आजू बाजू में नहीं है, ये दोनों अलग अलग डायग्राम, क्योंकि ये दोनों आजू बाजू में रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा फील्ड। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेके आया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेके आया, तो ये क्या करेगा, उसको ऐसा दूर फेंकना चाहेगा, पर ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो ये चार्ज ना ऐसा जाएगा ना ऐसा जाएगा, चार्ज ऐसा जाएगा, करंट ले लेगा वो। समझ रहा है। तब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फील्ड लाइंस होती है उनको ऐसा बनाया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की फील्ड लाइंस को ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, बट अभी वो मैं बता रहा नहीं आपको, इसीलिए मैं पहले बोला, ये दोनों डायग्राम क्या है बोल बोल, ये दोनों डायग्राम क्या है, अलग अलग है, एक डायग्राम नहीं है। दोनों डायग्राम कैसा है बेटा, अलग अलग। ठीक है, सब बोर्ड पर देखेंगे। तब इसकी लाइंस को कैसे दिखाऊंगा मैं, क्या बोला था मैंने, लाइंस किसको बोलते हैं, एक टेस्ट चार्ज को छोड़ दो फील्ड में, वो जैसे रास्ते पे भागेगा वही रास्ता क्या रहेगा, आपकी लाइन रहेगा, इलेक्ट्रिक लाइन रहेगा। तो समझ मैंने इधर टेस्ट चार्ज रखा, क्या करेगा, भाग के इसके पास आएगा, अट्रैक्ट होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव से, तो लाइन कैसी बनेगी देख।
यानी कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो ऐसी बनती है। तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी 11th स्टैंडर्ड में, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स जाती है। अगर आप गलती से भी ऐसा दिखा रहे हो, समझिए पॉजिटिव है नेगेटिव है और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, ये दिखाता आप कितने बड़े गधे हो या गधी हो। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हमेशा कहां से निकलती है? पॉजिटिव से निकलती है और कहां पर जाती है? नेगेटिव। इधर आप उल्टा कर रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव को दिखा, ऐसा कभी नहीं होगा, समझना अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने 11th में पढ़ा था, इंटरेस्टेड हो एक बार 11th की टेक्स्ट बुक उठा के देखना, 7-8 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नेवर, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाए, जो कि पॉसिबल दो डायरेक्शन का मतलब अगर वहां पे मैंने टेस्ट चार्ज को रखा तो वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो क्या बीच से फट के दो होके इधर उधर भागेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। अगर सामने कोई कंडक्टर रखा हुआ है और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक लाइन जाके पड़ रही है तो हमेशा परपेंडिकुलर पड़ेगी। कैसे पड़ेगी बोल? लाइक अगर ये आपका कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा उस पर 90 डिग्री पे ही आएगी। अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा डिस्को डांस करके नहीं आ सकती यहाँ पे, बोले जैसा मेरे को आना है, नहीं, हमेशा कैसे? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज लीव और टर्मिनेट एट अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। अगर एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हो या फिर उस पर आ रही हो तो हमेशा कितने डिग्री पर आती है? 90 डिग्री पर आती है। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के बाहर से तो ट्रैवल कर सकती है, कंडक्टर के अंदर से कभी ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइक अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर समझता है ना, समझ एक मेटल का बॉक्स है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के बाहर तो बनेगी, अंदर बनेगी क्या रे? नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कितनी होती है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कितनी होती है? जीरो। इसका रीजन मैंने 11th में बताया था आपको, इसका रीजन 11th में बताया था, 12th में भी बताऊंगा लेकिन आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी बस इतना याद रखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? जीरो। बाहर रहेगी, अंदर नहीं रहेगी। हाँ, यही अगर इंसुलेटर रखा होता, क्या रखा होता बोल? इंसुलेटर, समझिए लकड़ी का डब्बा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, इसको पेनिट्रेट करते हुए जाएगी। समझना अच्छे से। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर पास थ्रू दी कंडक्टर्स, कंडक्टर के अंदर से कभी पास नहीं सकती। एक कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोल? जीरो। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। शील्ड समझता है? शील्ड जो किसी चीज से बचाए। तो एक कंडक्टर का जो वॉल होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती, हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज, कितना भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। समझो कहीं पर बिजली गिर रही है, बिजली कड़क रही है, गिर रही है, तो ऐसे सब सिचुएशन में कहा जाता है सबसे बेहतर तरीका यह है कि कोई कार आर के अंदर जाके बैठे, कोई कार रहेगी तो उसके अंदर जाके बैठे, दरवाजा बंद कर लो। कार किसकी बनी हुई है? पूरी मेटल की बनी हुई। मेटल मतलब कंडक्टर, तो एक क्लोज कंडक्टर के अंदर जाके आप बैठ गए, है कि नहीं, और वो बिजली गिरेगी। बिजली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंडक्टर पे आके गिरेगी, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि कंडक्टर के अंदर चले जाए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। तो आप सेफ रहोगे, कितनी भी बिजली गिरे कार के ऊपर आप सेफ रहोगे। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया है कि जब बिजली गिरती है तो हम लोग कार के अंदर जाके बैठ जाते, सेफ हो जाते, क्यों समझाओ, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को ही एक्सप्लेन करना। तो क्या बेसिक फंडा उसके पीछे समझा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती, हमेशा कहां से पास होती है बोल? बाहर से पास होती है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा? सबको एकदम अच्छे से समझा? एक बात और, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है ना, वहां पे लाइंस करीब करीब होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पे लाइंस दूर दूर होती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नापा कैसे जाता है, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर एक जैसी रहेगी। क्या बोल? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर एक जैसी रहेगी। क्या बोल? रह नहीं सकती, नहीं भी रह सकती। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर एक जैसी है तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। क्या बोलेंगे बोल? यूनिफॉर्म मतलब
सब जगह सेम। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह सेम, सारे बच्चे एक ही जैसा ड्रेस पहन के आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। इसको ड्रेस नहीं बोलते, ड्रेस तो ये भी है। मैडम कल ड्रेस पहन के आने का, तो नंगा है क्या? बच्चे पूछते ना स्कूल में, हम लोग पूछते ना सब टीचर लोग से, कल ड्रेस पहन के आने का है क्या? जैसे कुछ पार्टी वीटी रहेगी या फिर कुछ इवेंट रहेगा 15 अगस्त, तो टीचर कल ड्रेस पहन के नहीं, नंगा। ड्रेस तो ये भी है बेटा, ड्रेस मीन्स कपड़ा। यूनिफॉर्म उसको क्यों बोलते हो? बताओ, यूनिफॉर्म क्यों उसको बोलते हो? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, जिसका बहुत फायदा होता है बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को। किसको? पेरेंट्स को। सब एक जैसा कपड़ा पहन के आ रहे, कोई हीरो बनने की कोशिश करेगा जी, तो पेरेंट्स बहुत सेफ रहते हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो उसमें सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। आप किसी को देख रहे हो, पीटर इंग्लैंड की जीन्स चढ़ा के आ रहा है, पैंट चढ़ा के आ रहा है कि नहीं? एलन सोली की शर्ट पहन के आ रहा है, उसके पैर में स्पार्क्स का जूता है कि नहीं? स्केचर्स के जूते हैं, चश्मा लगा के आ रहा है, रेबन का घड़ी पहन रहा है वो अच्छी अच्छी एकदम। तो आप पूरा नीचे से ऊपर तक उसको स्कैन करोगे, फिर आप अपने आप को स्कैन करोगे, आप अपने आप को स्कैन करोगे। आपने भी रेबन का चश्मा पहना, बस स्पेलिंग गलत लिखी है इस पे। वो एडिडास का जूता पहना, आप एडिबास का जूता पहने। आपकी भी शर्ट पे एलन शोरी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से रोए निकल रहे बाहर। वो 300 रुपए की 3 नंबर रोड से खरीदे आपने, है कि? तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी तौहीन हो रही है। आपको क्या लगता है? बोल, आपको क्या लगता है? मेरी तौहीन हो रही है। तो फिर अपने माँ बाप की जान नोचना चालू करते हैं। मेरे को कपड़ा लेने का, पैसे दो। कितने? 10,000। 10,000। मैं देखा एक बच्चे को, उसको 2 जोड़ा कपड़ा और 1 जूता लेने का था, वो अपने अम्मा अब्बा से 10,000 रुपये मांग रहा है। क्लास में कुछ तो कांड किया था, तो उसकी अम्मी को मैं बुला लिया सुनाने के लिए मजबूर। पहले नीचे ऑफिस हुआ करती थी, जो नीचे दुकान है ना, ये ऑफिस थी, लेकिन फिर मैं हटा दिया क्योंकि पूरा टाइम तो मैं ऊपर पढ़ाते रहता था, तो उधर कोई बैठता नहीं था, लॉक करने का पैसा देता था। उसके पेरेंट्स को बुलाया ऑफिस में, बैठा ऑफिस में बैठ के उसकी अम्मी रोने लगे। वो ऊपर बैठा था, ऊपर लेक्चर चल रहा था उसका, दूसरे सर पढ़ा रहे थे, यहाँ बैठा, मैं नीचे बैठा, रोने लगे। बोला क्या हुआ? बोले सर 1 हफ्ते से ना जिंदगी दूभर करके रखा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, उल्टी बात कर रहा है, टेढ़ी बात कर रहा है, बस एक जिद लगा के रखा है। बोला क्या? बोले 10,000 रुपया चाहिए। मतलब 10,000 रुपया चाहिए? क्यों? मोबाइल? नहीं, मोबाइल तो दिलाया उसके अब्बा, 15,000 का दिलाया। आगे क्या चाहिए उसको? बोले कपड़ा लेना है और जूता लेना है, कपड़ा लेना है और जूता लेना है, मतलब 10,000 रुपए का। बोले हाँ 10,000। बोले पता नहीं कौन सा 3,500 रुपए या 3,500 रुपए का जूता देखा है, वो जूता चाहिए, और 2,000 रुपए के आसपास की जीन्स है वो चाहिए, 1200-1500 रुपए की शर्ट है वो चाहिए, और पता नहीं कौन सी घड़ी देखा है वो चाहिए। सब देख दाख के रखा है, कार्ट में ऐड करके रखा है, वही चाहिए उसको। बोला वो 10,000 लाफे देना है उसके, सब खींच खींच के सन सन सन। साला इधर कमाना धमाना चालू कर दिए, अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमा रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है। फिर भी कोई बोलेगा ना कि अपने कपड़े लत्ते पे, 1 जोड़े कपड़े लत्ते पे 10,000 खर्चा करो, तो उसको खींच के लाफा मारेंगे। फुकट खर्चा लगे ना, मेरे को फजूल खर्ची लगी। 10,000 में 10 जोड़ा खरीद लूं मैं 3 नंबर रोड पे जाके, वो भी अच्छे। क्या अच्छे नहीं लगते क्या 400 की शर्ट में? तो बहुत अच्छे लगते, देख खाली गौर से देख। अच्छा लगने के लिए शर्ट अच्छी नहीं होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को ना अट्रैक्टिव या अच्छे लगने लगोगे अगर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर अच्छा है, आप बात ढंग से कर रहे हो, आपको बात करने की तमीज है, आपका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है ना, तो आप सामने वाले को अपने आप अच्छे लगोगे। फिर कोई नहीं देखता आपने क्या पहना है, आपका स्किन टोन कैसा है, बाल बड़े हैं छोटे, सब कोई नहीं देखता है। Once you are behaving properly, your attitude is positive, your way of communication is good, automatically other person feels like ये बंदा अच्छा है भाई, अट्रैक्टिव है, कूल है। तुम लोग कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते हैं भाई। तो कितनी महंगी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले के सामने मुंह खोल रहा है, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, तो छपरी है फिर। यू आर नथिंग बट ए छपरी। वो पूरा 10,000 पैसा बर्बाद इसकी ऐसी की तरह, पूरा पैसा बर्बाद हो, कुछ काम का नहीं हो। तुम 200-250 की भी शर्ट पहनो, सेल से उठा के लाओ 200-250 की, और बात करने की तमीज रखो, तो सामने वाला आपको हाँ भाई सही बंदा है, डिसेंट बंदा है बोलेगा। अब तुम लोग डिसेंसी की पता नहीं क्या डेफिनेशन में, 4 कलर होना चाहिए बाल में, एक नहीं 4 होने चाहिए, और उसको नाम रख दिया हाईलाइटिंग पाईलाइटिंग, पता नहीं क्या, इधर ग्रे है, इधर क्रीम है, और बीच बीच में कहीं पे ब्लैक भी है।
तो ट्रेन में मैं देखता हूँ कभी कभी लोग टोपी निकाले, छी घिन आती है, क्या है सर पे, क्या बना के रखे हैं। और कॉलेज स्टूडेंट, सब कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। यहाँ का बाल एकदम बारीक, यहाँ के बाल इधर तक आ रहे। ऐसा मैं ट्रेन में देखता भाई, मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को कंटेंट सुबह सुबह इंटरटेनमेंट होता है। सब कॉलेज के रहते हैं सुबह सुबह जाने वाले, सुबह सुबह ट्रेन से जाने वाले सब एक आदमी मोबाइल वगैरह ऐसा चलाते रहेंगे। और लड़के यहाँ सब जेंट्स दिख रहे हो और सब लड़के थोड़ी थोड़ी देर पे बाल ऐसा, और उसमें भी 3-4 कलर लटक रहे, ऐसा लटे लटे जुल्फ की ऐसा लटक रही है सब, है कि नहीं? ऐसा जुल्फ की लटे लटकते रहेंगे। ये अंदर उनके फेस के मांस से ज्यादा ना, स्कल के मांस से ज्यादा उनके बाल का मांस है। इधर कुछ है ही नहीं, नो फैटी टिश्यू, 0 फैट। एथलीट है वो लोग, 0 फैट। कितने बड़े बड़े बाल, आड़ी तेरी जीन्स पहने हुए हैं। आजकल पता नहीं कौन सी ऐसी जीन्स चली है, यहाँ पतली रहती है वो, और जैसे से नीचे जाके चौड़ी होने लगती है। पता नहीं कौन सी जीन्स चढ़ी हो। इधर एकदम टाइट रहेगी, यहाँ पे बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं, एकदम टाइट। और थाइस से नीचे जैसी जाए ना, वो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते तो उसमें 4 बंदे घुस जाए वैसे, ऐसी चीज। शर्ट का कंधा इधर लटक रहा, टी शर्ट का कंधा इधर लटक रहा, ऐसा एकदम 3 और घुसेंगे उसमें वैसे, तो ऐसा ढीले ढीले ऐसा, है कि नहीं? घड़ी पहने, घड़ी के डायल इतने मोटे मोटे डायल होते हैं, हाथ से बड़ी तो घड़ी होती है उनकी। ऐसे छपरी, कसम से थूकने का मन भी नहीं करता, मेरा थूक वेस्ट हो जाए अगर मैं उधर मुंह करके थूक दूं, ऐसा थूक आ रहा मुंह करके ना, नहीं ऐसे लगते हो। मैं तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस या फैशन सेंस की मजाक नहीं उड़ा रहा, ये सब किस पे अच्छा लगता है? जो वैसे किसी प्रोफेशन में। अब क्या हो, व्हाट आर यू? अरे स्टूडेंट यार, स्टूडेंट हो आप, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो वहां पे। उधर ये सब अच्छा लगता है क्या? उधर आपको देख के कोई बोलेगा नहीं आप स्टूडेंट हो। अरे स्टूडेंट लोग छोड़, आजकल टीचर लोग इसी आ रहे हैं कॉलेजेस में। मैं जा रहा हूँ ना, मैं देख ब्रेसलेट, चेन, हाँ चेन, गले में चेन, ब्रेसलेट, ऊपर के 2 बटन यहाँ तक खुले, यहाँ तक खुले, ऐसा हो। आजकल फैशन चला है, पता नहीं क्या, आधा सीना दिखना है, उतार के आओ ना फिर घर पे बंदी में आओ खाली, फैशन है बोले, बंदी में आओ खाली, पता नहीं क्या फैशन चला है। ये सब करो मत रे, थोड़ा डिसेंसी रखो अपने अंदर। आपको अच्छा दिखने के लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, एटीट्यूड अच्छा रखो, डिसेंसी रखो, आप अपने आप अच्छे लगने लगो, समझा रहे? तो मजबूत आपको पैसे उड़ाने हैं, पेरेंट्स की एकदम जान नोचनी है कि नहीं? नॉर्मल चीजों में भी आप अच्छी लग सकते। कहां से निकाला तेरे पॉइंट में, देख भूल गया मैं। हाँ, यूनिफॉर्म से निकाला था। तो यूनिफॉर्म में पेरेंट्स सेफ हो जाते हैं अगर कॉलेज में या स्कूल में यूनिफॉर्म है। अरे मैं तो मतलब मेरे कॉलेज में ना इंजीनियरिंग में यूनिफॉर्म था 4 साल, इंजीनियरिंग में यूनिफॉर्म था 4 साल, व्हाइट शर्ट कंपलसरी, और कोई शर्ट नहीं पहन के जा सकता, वो भी प्लेन व्हाइट, उसमें कुछ बना बिना नहीं होना। बहुत सुकून की जिंदगी थी। 2-2 250 रुपए की व्हाइट शर्ट खरीदता था 3 शर्ट थी, वही घुमा घुमा के पहनता था 4 साल कर दिया। और वही अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, अब उसमें कभी ये शर्ट कभी वो शर्ट, ये पुरानी, सुकून था एकदम। अभी अगर तुम्हारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं है तो आप भी इससे गो थ्रू कर रहे होंगे। ये बात अलग है, तुम अपने अब्बा से पैसा मांगोगे तो तुमको लाफा रखेंगे खींच के, रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। कमाओ, इतना शौक पूरा करना है तो कमाओ ना, कौन रोका तुम? कमाओ, फिर 10,000 क्या 20,000 की पहनो, अपने पैसे की पहनो। कब तक उन लोगों का खून चूसेंगे अम्मा अब्बा का? पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। हरकतें है नहीं तुम्हारी, हरकतें ऐसी दूसरे दिन ही गला दबा के मार देना चाहिए हरकतें ऐसी तुम्हारी, पाल पोस के यहाँ तक लेके आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? है तुमको शौक, पूरे करो, पहले कमाओ, कौन मना कर रहा है? पहले कमाओ फिर पूरे करो शौक। समझ आ रहा अच्छे से क्या बोल समझ आ रहा है? लेकिन अभी तुमको फील होता रहेगा कि यार इसके पास कितनी मस्त दिखता भाई, फुल ब्रांड, कूल लगता है, कूल। फिर तुम अपने पेरेंट्स के पास भी कभी हिम्मत करके आते हो, अब्बा 1000 रुपए दे दो, बोले क्यों? बोले शर्ट कर, 1000 रुपए की, 1000 रुपए की शर्ट खरीदेगा सीधा चप्पल ऐसा सुप 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 शर्ट करके ऐसा। अम्मी की 10 गाली खाओगे ना, शर्ट भूल जाओगे, है ही नहीं? तो आप देख रहे होंगे अगर आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है तो इससे बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, होने नहीं देने का। ये सब आपके अंदर की उपज है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब तुम्हारे अंदर की उपज है।
रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात करो, डिसेंसी के साथ जाओ, बाल ठीक ठाक रखो, ठीक है ना। सुबह उठ के ऐसी बासी में मत भाग जाओ, नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट मुंह धो लो। थोड़ा डिसेंसी के साथ जाओ, डिसेंसी के साथ बात करो सामने वाले से। हर कोई आपको देख के बोलेगा नहीं यार बंदे में दम है, ऐसा बोले। यू डोंट नीड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टू लुक अट्रैक्टिव। समझा अच्छे से, वो आपके अंदर की उपज है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। और अभी नहीं है इतना, अभी तो बचकाने, अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे तुम लोग अगले साल। फिर तो मैं देखता हूँ मेरे पास के पड़े सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बस स्टॉप पे देखता हूँ ना अपने पुराने बच्चों को, अरे बाप रे, वो लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, ऐसा लगता है फैशन शो में जाए। क्या लड़का क्या लड़की सब मेरे पास आती थी, नकाब बुरखा हिजाब सब कुछ। अभी बस स्टॉप पे नकाब का है नहीं, हिजाब का है नहीं, कुछ नहीं, फुल ऐसा ऊपर से। मैं बोलते लोग कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज वाले अलाउ कैसे कर देते लोग। हमारे कॉलेज में पता है मदरसा बोलते थे हम लोग अपने कॉलेज को मदरसा, कसम से। व्हाइट शर्ट, उस पर जरा भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा पैटर्न बना हुआ है ना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो वो थी हमारी, क्या बोलते रहे, पुष्पा आंटी, वॉच वुमेन थी वो। गेट पे ही खड़े रहती थी, पूरा कॉलेज कांपता था उससे। पुष्पा आंटी ऐसा यूनिफॉर्म करके खड़ा करके गेट पे खड़े, तो किसको भी देखती थी ना आलतू फालतू कपड़ा पहन के आया है, प्लेन व्हाइट नहीं है, और नीचे प्लेन ब्लैक या तो प्लेन ब्लू पैंट होनी चाहिए, या जीन्स या पैंट दोनों चलेगी, लेकिन ब्लैक या ब्लू कलर की होनी चाहिए। अब कोई हरी पहन के आ रहा है, कोई मरून पहन के आ रहा है, और शर्ट पे मालूम, शर्ट पे ऐसा कुछ पैटर्न विटर्न बना है, या शर्ट की जगह व्हाइट टी शर्ट डाल के आया बिना कॉलर की, कॉलर वाली है तो चलेगी, बिना कॉलर की राउंड नेक वाली नहीं चलेगी। वो आंटी देख लेते थे ना, तो पहले मुंह से बोलते थे रुको, और अगर तुम नहीं रुके ना, सब पीछे से कपड़ा पकड़ के सब खींच लेते थे। अरे ऐसा दौड़ा लेते थे, ऐसा पीछे से पकड़ते थे, ऐसा सिंघम की तरह, ऐसा बंदा ऐसा उड़ जाता था, और फिर ऐसा खींच के पीछे करते थे, चल बाहर बाहर बाहर, सब बाहर भगाते थे सीधा। तो हम लोग बोलते थे यार कॉलेज में मदरसा है, कॉलेज में इतनी इतनी सी बात पे कौन लगाता है बच्चों को। ग्रेजुएशन में आ गए हम लोग, जब भी बुरा लगता, अभी सब सेंस लगता है, अभी सब ऐसा लगता है कि बहुत सही करते थे, क्योंकि अभी देखते ना हम लोग बच्चे लोग को कैसे जा रहे हैं, हम लोग कॉलेज क्या तो भी पहन के जा रहे पता नहीं, तो सबका सेंस बनता है। ये सब फालतू हरकत अपने अंदर आने मत देना। पहला फोकस क्या है तुम्हारा, पहला फोकस क्या है, ग्रेजुएशन में जा रहे हो स्टडी करने के लिए। साला तुम सब करते हो, पढ़ाई नहीं करते, पता नहीं क्यों। कपड़ा अच्छा पहनना है, दोस्त बनाने हैं, स्नैप बनानी है, स्ट्रीक बनानी है, रील बनानी है, सब करना है, एक काम नहीं करना है बस। क्या उसके लिए थोड़ा ना फीस भरे है, वो भी 40-50 हजार 1 लाख इतने इतने पैसे भरते हैं हम लोग ग्रेजुएशन, पढ़ाई के लिए भरते हैं, वो पढ़ाई के लिए भरते हैं। स्नैप पे स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए, नाखून का फोटो भेज, लेकिन भेज, स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए। अरे मैं एक आध को टोका एक बार, उन लोग किसी भी चीज का फोटो खींच रहे, किसी भी चीज का, पार्ले बिस्किट खा लिया उसकी पन्नी का फोटो खींच रहा है। तो मैं उससे बोला इसकी पन्नी का फोटो क्यों, बोले स्ट्रीक भेजनी है। क्या भेजनी है, स्ट्रीक। तो उस दिन मेरे को पता चला स्ट्रीक किसको बोलते हैं, यानी डेली एक फोटो भेजना है अपने सामने वाले दोस्त को। ये बात मेरे को उस दिन पता चली। मैं बोला अगर नहीं भेजे तो कुछ कानून में अपराध है, नहीं फिर स्ट्रीक टूट जाती ना, महीनों की, 4 महीना 5 महीना 10 महीना साल भर की। बोला क्या फुकट जनरेशन है भाई, क्या फुकट, कुछ काम धंधा नहीं उन लोग के पास, पार्ले जी की बिस्किट की पन्नी की फोटो खींच रहे हो, पन्नी की फोटो खींच रहे, बहुत फुकट हरकत है तुम्हारे अंदर रे। ये लाख रुपया इसका नहीं भर रहे हो, किसका भर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई का भर रहे हो। अब वो होती नहीं तुमसे, 4 सब्जेक्ट में केटी खा के बैठते हो। अभी घर पे क्या बोलते, ग्रेजुएशन में तो क्रिएटिविटी लगते रहती है ना, क्रिएटिविटी लगते रहती है। हाँ ये बच्चों का डायलॉग होता है, अरे ग्रेजुएशन में सब नॉर्मल एक आध केटी लगते रहते, कल को लगते पढ़ाई करना, नालायक बेवकूफ गधे, पढ़ाई कर क्यों लगेगी। ये सब अपने अंदर आने मत दो। हाँ समझा रहे क्या बोलो। खैर तो यूनिफॉर्म मतलब क्या रे, शरीफ, सुधरा हुआ, सेम, सब जगह कैसा, सब जगह कैसा, सेम। तो यूनिफॉर्म फील्ड किसको बोलोगे आप, इतनी बड़ी फील्ड है, इधर इधर इधर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पे भी फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल लो, क्या आएगा, सेम है। तो ऐसी फील्ड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म। ये है क्या यूनिफॉर्म फील्ड, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, यह है क्या यूनिफॉर्म फील्ड, क्या लगता है, यह है यूनिफॉर्म फील्ड। अपने आप से एक सवाल करो, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म फील्ड हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेंथ रखेगी। एक चार्ज यहाँ पे रख, एक चार्ज यहाँ पे रख,
इन दोनों चार्ज को, ये वाला चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स सेम लगाएगा क्या, ये वाले को क्या करेगा, ज्यादा, और ये वाले को, यानी यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो यूनिफॉर्म हुई या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। समझना अच्छे से। तो सर फील्ड निकालते कैसे, फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जिस पॉइंट पर, समझ मेरे को ये वाले पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी, क्या निकालनी बेटा, फील्ड की, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ क्योंकि डायरेक्शन है ना, उसको देख, और डायरेक्शन आ गया मतलब वेक्टर। तो मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी। ये चार्ज से कितनी दूरी पर है, चार्ज से कितनी दूरी पर है बेटा, ये चार्ज से आर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है बोल, आर डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर ये वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट पर ये वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, डिवाइडेड बाय वो चार्ज जो आप बाहर से लेके आए, वो चार्ज जो आप बाहर से लेके आए। समझ, ये चार्ज जो है ये क्यू डैश है, और बाहर से मैं क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूँ, किसको लेके आ रहा हूँ बोल, क्यू। तो जब ये क्यू चार्ज इधर आया, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को आने वाले चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा बोल, आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नापने का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का फॉर्मूला। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ये 12वीं में मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे लिख सकते हो। ऐसा यूनिट क्या है इसकी बोल, व्हाट विल बी ऐसा यूनिट, टेल मी, ऐसा यूनिट क्या रहेगी बेटा इसकी, फोर्स मतलब न्यूटन, चार्ज मतलब कूलम। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, सब लोग बोर्ड पर देखना बेटा। समझिए एक प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये एक प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड बनेगी, एरो देख रहे हो, एरो कैसे एरो बनना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। और जाहिर सी बात है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जैसे बैटरी में आता है। तो इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ क्या रहेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा V, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है D। डिस्टेंस कितना है बेटा बोल, डिस्टेंस कितना है बोल, D है। तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, V आ रहा है। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बोल, V। अब जरा ध्यान से सुनना, समझ, मैंने एक चार्ज को लिया, पॉजिटिव चार्ज को, कौन से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं चाहता हूं कि ये चार्ज यहां से डिस्टेंस ट्रैवल करके इधर आ जाए, ये मैं चार्ज यहां से ट्रैवल करके इधर आए, अपने आप आएगा क्या, अपने आप आएगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास अपने आप जाएगा क्या, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू वर्क। क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर बिना वर्क के चार्ज यहाँ से वहां नहीं जाएगा। तो मैंने आपको ड्यूअल नेचर में भी एक चीज पढ़ाया था, आज फिर बता रहा हूँ, दोनों प्लेट के दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी वैल्यू बराबर होती है, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू बराबर होती है यहां से यहां तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लग रहा है, डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है बोल, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू बोल, किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। ये समझा अच्छे से। अच्छा यहां से W क्या आ जाएगा फिर बोल, यहां से W क्या हो जाएगा बोल, V इंटू क्यू। W क्या हो जाएगा बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अभी हम लोग इस चैप्टर में भी 10 बार इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको कई बार यूज करने वाले हम लोग, याद रखना। खैर अभी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से देख, V इंटू क्यू। क्या फॉर्मूला होगा बोल, V इंटू क्यू, ठीक है ना बेटा। टेल मी, यू हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर W ना, वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो फोर्स लगा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देख, D। तो W की जगह मैं ये रख सकता हूँ ना, F इंटू D इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये F को ऐसे रहने दे, ये Q इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, ये V को ऐसे रहने दे, D इधर जाएगा तो डिवाइड। व्हाट इज F बाय Q, बोर्ड पे देख ऊपर, F बाय Q क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंस F बाय Q जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा, ये F बाय Q की जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय, एक फॉर्मूला ये भी है। कोई दो पॉइंट के बीच की अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला ये भी है, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, V बाय D। अच्छा यहां से एक और यूनिट मिलेगी, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट मिलेगी। ऊपर क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को किसमें नापते बोल, वोल्ट में। पोटेंशियल को किसमें नापते बोल, वोल्ट में। नीचे कौन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किसमें नापते, मीटर में। तो ये भी किसका यूनिट है बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना यूनिट बता दिया मैंने आपको, दो। कौन कौन सा, पहला क्या बेटा, न्यूटन पर कूलम, वो ये फॉर्मूले से आया।
और दूसरा क्या बोल, वोल्ट पर मीटर, वो ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों ही यूनिट, ये दोनों ही फॉर्मूला किसका है बेटा बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एकदम अच्छे समझा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्या बेटा बोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई। सिंबल क्या होता है बेटा इसका बोल, फाई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो उसको किससे दिखाएंगे, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो उसको किससे दिखाएंगे, लाइंस से ना। अभी बताया ना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया बोल, एरिया। उस एरिया से जितनी लाइन पास हो रही है उसी को फ्लक्स कहा जाता है। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइंस। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ये वाली लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना बेटा, समझिए। एक दिया हुआ एरिया है, ऐसा एक गिवन एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही है। तो कितनी लाइन पास हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग बोल, फ्लक्स कहते हैं। अब फ्लक्स की मदद से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी मदद से, देख अभी पहले किसकी मदद से निकाले थे, फोर्स और चार्ज। फिर किसकी मदद से निकाले, वोल्टेज और डिस्टेंस। अब किसकी मदद से निकाले, फ्लक्स की मदद से। तो सर फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, लेकिन बस एक बात इससे पहले समझ लो, फ्लक्स जो होता है ना, ये कभी भी एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोल, एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। इधर है साजिद, समझिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। ये क्या है बोल, इलेक्ट्रिक लाइंस। पकड़ इसको, ये पहली लाइन पकड़, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ठीक है। ये तीनों लाइन क्या दिखा रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखा रही बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गिवन एरिया है, ये क्या है बेटा, गिवन एरिया। ध्यान से देखना, ये ऐसा रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर। अब यहां पर ना हम लोग एरिया को वेक्टर मान के चलते हैं, सरफेस एरिया को क्या मान के चलते बोल, सर एरिया का डायरेक्शन कहां होता है, तो बनाएंगे, नहीं होता है तो बनाएंगे। कैसे बनाते सर, एरिया है, ठीक है बोल, एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एरिया को क्या ड्रॉ कर दो, या नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ऐसा बनेगा। ये इसका डायरेक्शन है। अब बन गया ये वेक्टर, डायरेक्शन आ गया। क्या लग रहा बोल, तो जब मैं इसको ऐसा रख रहा था तो आपका सरफेस एरिया लाइन को क्या था, परपेंडिकुलर, लेकिन सरफेस एरिया का डायरेक्शन देख लाइन को क्या है, पैरेलल। क्या बेटा, तो इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है, देख 3। कितनी लाइन पास हो रही है देख। अब मैं क्या करता था, ध्यान से देख, इसका एंगल चेंज करना, इसका एंगल चेंज करना, समझ, मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब देख इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। अब कितनी लाइन पास हो रही है, रेड वाली नहीं पास हो रही, खाली 2 पास हो रही। कौन सी, ब्लैक या ब्लू। या और अच्छी तरीके से समझाता हूं, ये ऐसा था ना, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर पैरेलल। अब ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूं, ये सरफेस एरिया है, फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ। फील्ड के अंदर रखा हुआ है नहीं, बिल्कुल रखा हुआ। कैसा है, ये फील्ड को पैरेलल है। इसका वेक्टर फील्ड को कैसा है, परपेंडिकुलर। मुझे बता इस एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है, 0, एक भी नहीं। तो यहां पर तीनों लाइन पास हो रही थी, मैक्सिमम फ्लक्स था। यहां पर एक भी लाइन पास नहीं हो रही है, मिनिमम फ्लक्स है। यहां मैक्सिमम फ्लक्स है, यहां मिनिमम फ्लक्स है। इस केस में एरिया वेक्टर आपके वेक्टर को कैसा था, पैरेलल, मतलब एंगल कितना है, 0। एंगल कितना है, तो 0 के केस में मैक्सिमम फ्लक्स है। थीटा 0 तो फ्लक्स कैसा, थीटा 0 तो फ्लक्स कैसा। इस केस में जब मेरा एरिया ऐसा रखा है, ध्यान देना, एरिया ऐसा रखा है, एरिया वेक्टर इसको क्या है, परपेंडिकुलर, यानी थीटा कितना है, 90। तो 90 के केस में मिनिमम, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे मिनिमम कौन सा फंक्शन होता है, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे मिनिमम कौन सा फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन। साइन बताए, साइन लिमिट क्या होती है उसकी, 0 से 1 के बीच की। तो 0 कब होता है, 0 पर, और 1 मैक्सिमम 1 कब होता है, 90 पर। कॉस की भी क्या लिमिट होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 मिनिमम 1 मैक्सिमम। कॉस 1 कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे।
और जीरो कब होता है, मिनिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, देख 90 डिग्री पर जीरो फ्लक्स है और 0 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स है। तो 0 पर मैक्सिमम कौन सा फंक्शन लेता है, कॉस, और 90 पर मिनिमम भी कौन सा फंक्शन लेता है, कॉस। तो यहां पर जब भी हम लोग फ्लक्स को दिखाएंगे तो एरिया और लाइंस को खाली कंसीडर नहीं करेंगे, खाली एरिया और लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, एरिया का जो वेक्टर रहेगा ना, जो इसको परपेंडिकुलर बनाया जाता है, एरिया का वेक्टर और लाइंस के बीच के एंगल का कॉस भी कंसीडर करेंगे, एंगल का कॉस भी कंसीडर करेंगे। लाइक ये एरिया है, समझ, ये एरिया है, एरिया वेक्टर कैसा बनेगा बोल, ऐसा बनेगा, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, दोनों के बीच में थीटा दिखा, आप क्या लोगे इस थीटा का, क्या लोगे इस थीटा का, कॉस लोगे। जब भी फ्लक्स लिया जाता है तो कॉस ऑफ थीटा हमेशा रहना है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तुम लोग धड़ाक से बोल देते हो लाइन और एरिया के बीच का, ऐसा लाफा मारूंगा ना सनसनाता हो, लाइन और एरिया नहीं, ये गलती करोगे फिर आप डेरिवेशन में, थीटा 90 रहेगा 0 लिख के आओगे, 0 रहेगा 90 लिख के आओगे। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एरिया और लाइन के बीच का, क्या नहीं, बोल 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 बोल, एरिया वेक्टर और लाइन के बीच का। सर एरिया वेक्टर कैसा निकालते हैं, एरिया है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर और लाइन के बीच का जो एंगल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल थीटा बोलते हैं। सबको समझा। तो फ्लक्स जब भी हम लोग दिखाएंगे तो उसमें हमेशा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोल कॉस थीटा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्लक्स की मदद से फील्ड कैसे निकाली जाती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि फ्लक्स की मदद से आप फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय गिवन एरिया, खत्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन, बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन, यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर बोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स क्या होगा बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसको सिंबल में लिखते हैं, फ्लक्स को कैसा दिखाते हैं बोल, फाई से, फ्लक्स को कैसा दिखाते हैं बोल, फाई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, कहां गया, ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं बोल, ई से दिखाते। और एरिया, एरिया, एरिया को किससे दिखाओगे, एरिया को आप या तो ए से दिखाओ या तो एस से भी दिखा सकते। एस फॉर एरिया नहीं, सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया, तो एस से भी दिखा सकते हो आप। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, ई इंटू एस, दिस फॉर्मूला इज इनकम्प्लीट। फाई का फॉर्मूला उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कॉस थीटा उसमें ना है। क्यों, अभी बताया मैंने, है कि नहीं। आप एरिया को पूरी पूरी फील्ड के अंदर उठा के रख दो, लेकिन अगर थीटा 90 तो 0 फ्लक्स रहेगा, फील्ड कितनी भी स्ट्रांग रहे, एरिया पूरा अंदर रखा हुआ है फिर भी फ्लक्स कितना है, 0। जो ऐसा रख रहा था मोबाइल में, फ्लक्स कितना था, 0 था ना, फील्ड ऐसी थी, मोबाइल ऐसा लग रहा था, फ्लक्स कितना था, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कब तक इनकम्प्लीट है, जब तक आप क्या नहीं ऐड कर देते, कॉस ऑफ थीटा। क्या बेटा, तो इधर आएगा कॉस ऑफ, बोल इधर क्या आएगा बोल, कॉस ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा, व्हाट इज दिस थीटा, सब बोर्ड पर देखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया रखा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है बेटा, एरिया रखा हुआ है, सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू है एस। इसको वेक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको वेक्टर बोल, कैसे बनाएंगे इसको वेक्टर, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये क्या बोल, एरिया वेक्टर। तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर। समझ आ अच्छे से। तो ई की वैल्यू क्या होगा, सॉरी फाई की वैल्यू क्या होगा बोल, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा ई जो है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोल, वेक्टर है, देखना डायरेक्शन है उसका। इधर हमने एरिया को भी क्या लिया है, वेक्टर। तो एक वेक्टर है पी, एक वेक्टर है क्यू, पी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्यू का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस ले रहा हूं, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, याद कर, डॉट प्रोडक्ट का। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होती है बोल, पी क्यू साइन थीटा। अरे इतना बेसिक मत भूलो रे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। तो ये ई वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सर कॉस थीटा कहाँ चले छुपा हुआ है उसमें, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो अपने आप क्या आ जाएगा बोल, कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सबको समझा अच्छे से फ्लक्स का फॉर्मूला, सबको समझा अच्छे से फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा अगर मुझे बहुत बड़ा एरिया नहीं दिया रहेगा, बहुत छोटा एरिया दिया रहेगा, छोटा सा एरिया दिया रहेगा, तो उसका फ्लक्स भी कैसा आएगा, छोटा आएगा, उसका फ्लक्स भी कैसा आएगा, तो छोटा वाला फ्लक्स कैसा रहेगा, देख डी फाई इज इक्वल टू, बोलना डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू या फिर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। सर डी ई नहीं लिखे, डी ई नहीं लिखे बेटा, पूरी फील्ड में यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर इतना एरिया ले इतना ले इतना ले इतना ले, हर जगह फील्ड क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो छोटा सा फ्लक्स क्या रहेगा बोल, ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस। तो इससे टोटल फ्लक्स कैसा निकालोगे, इंटीग्रेट करके, कैसे निकालोगे बोल, इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो छोटा एरिया लेंगे तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, एक साथ पूरा एरिया लेंगे तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला। सबको एकदम अच्छे से समझा, सबको एकदम अच्छे से समझा। अब आते हैं उस मुद्दे पे जहां से मैंने बात चालू किया था। गॉस थ्योरम, ठीक है ना। अब आते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर मेरे पास एक क्लोज कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, क्लोज होना जरूरी है। एक मेटल की प्लेट रहेगी तो चलेगा क्या, नहीं। एक मेटल का बॉक्स रहेगा, स्फीयर रहेगा तो चलेगा। कैसा कंडक्टर होना चाहिए बोल, क्लोज कंडक्टर होना चाहिए। तो इफ आई हैव अ क्लोज कंडक्टर, अगर मेरे पास ऐसा एक क्लोज कंडक्टर है, इस क्लोज कंडक्टर के ऊपर बहुत सारा चार्ज है, इस क्लोज कंडक्टर के ऊपर क्या बेटा, बहुत सारा चार्ज। समझ नेट चार्ज है क्यू, नेट चार्ज कितना है बेटा, क्यू, नेट चार्ज कितना है बोल, क्यू। एक क्लोज कंडक्टर है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है बोल, क्यू रखा हुआ है। कितना रखा है बोल, क्यू रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस क्लोज कंडक्टर से जो टोटल फ्लक्स बनेगा, क्या बनेगा, क्या फ्लक्स समझता है ना, लाइंस, यहां से जो लाइंस जाएगी पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हो ऐसी लाइन जाएगी ना यहाँ से, तो जो टोटल लाइंस यहां से जाएगी, टोटल फ्लक्स जो यहां से जाएगा, ये टोटल फ्लक्स मेरे को निकालना है। तो इस फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस ने अपना थ्योरम दिया था, गॉस थ्योरम। क्या है सर ये थ्योरम? बिल्कुल सिंपल है, फ्लक्स की वैल्यू बराबर होती है कंडक्टर के ऊपर मौजूद टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खत्म, यही गॉस थ्योरम, फिनिश, यही है गॉस थ्योरम, खत्म। व्हाट इज गॉस थ्योरम, एकदम अच्छे समझा। गॉस थ्योरम क्या बेटा बोल, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे को कंडक्टर से बनने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस कंडक्टर के ऊपर मौजूद टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, बस यही करूंगा। गॉस थ्योरम यही है, खत्म हो गया, एकदम अच्छे से समझा। अच्छा दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर सकते हैं, देख ये भी फाई का फॉर्मूला, ये भी फाई का फॉर्मूला है, तो कंबाइन करके कैसा लिख सकते हैं बोल, कंबाइन करके कैसा लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकता है ऐसा, लिख सकता है ऐसा। ये ई डॉट डी एस फ्लक्स के बेसिक फॉर्मूले से आया, बेसिक डेफिनेशन से आया, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से आया। फिर से ई डॉट डी एस फ्लक्स के डेफिनेशन से आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से आया। अगर थोड़ी देर के लिए मैं फ्लक्स को हटा दूं तो यहां पे आपको ई और क्यू इन दोनों के बीच का रिलेशन दिख रहा है, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से इस टोटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मैं वो निकाल सकता हूं। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर मौजूद चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कौन सा थ्योरम यूज करके, गॉस थ्योरम। देख जरा तुम्हारी टेक्स्ट की पहली हेडिंग क्या है, देख पहले तो उसने गॉस थ्योरम को समझाया है, उसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, मिला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, मिला सबको। तो पहला एप्लीकेशन पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा है देख, हाँ पाया पहला एप्लीकेशन क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर, एक स्फीयर की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो स्फीयर कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब एक चार्ज कंडक्टर है, उसके से बनने वाली क्या निकाल रहे हो आप, फील्ड। कैसे निकालोगे दिख रहा है इस फॉर्मूले से। फिर सेम हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। फिर सेम हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग लार्ज शीट। समझ में आ रही अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो यही गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम सबको समझा। अब एक लास्ट चीज और है जो 11th से पढ़ना है, एक लास्ट आखिरी चीज, नाम है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आपको निकालना क्या, मान चार्ज की डेंसिटी निकालना। क्या निकालना बेटा, चार्ज की डेंसिटी निकालना। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ज्यादा बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, करीब करीब बैठे हैं या दूर दूर बैठे हैं, ये मैं कैसे निकालूंगा, बच्चों की डेंसिटी कैलकुलेट करें। डेंसिटी यही करीब यही नापते हैं ना, चीजें कितनी करीब करीब है कितनी दूर दूर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा चार्ज बिखरा हुआ रहता है ना, तो चार्ज कैसे बिखरा हुआ है, करीब करीब है, दूर दूर है, इसको नापने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी। क्या निकालते बोल, चार्ज डेंसिटी। तो उस चार्ज डेंसिटी से पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझो बेटा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बोल, 3 टाइप का। पहला है लीनियर, पहला क्या है बोल, लीनियर। दूसरा है सरफेस, दूसरा क्या बेटा, सरफेस। और तीसरा वॉल्यूम, तीसरा क्या बेटा। तो 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ऐसा लाइन पर चार्ज बिखरा रहेगा, समझ, एक वायर है उसके ऊपर लाइन से चार्ज रखे हुए, तो इसको आप क्या बोलोगे बोल, इसको आप क्या बोलोगे बोल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे बोल, एक लाइन पर नहीं, एक सरफेस पर। किस पर बेटा, एक सरफेस पर। लाइक समझ, ये आपका एक सरफेस एरिया है सर, और इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज ऐसा बिखरा हुआ है। तो जब एक सरफेस पर चार्ज बिखरा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बोल, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बता वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, 3D में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे स्फीयर या बॉक्स, और उसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेट्स से मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है, मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है और इस पूरे बॉक्स के ऊपर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोल, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये 1D में, ये 2D में और ये 3D। तो जब लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे रहेगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया पे, है ना। और 3D में वॉल्यूम में रहेगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। समझ, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है, इसके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना है बेटा, Q, इसके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना है बेटा, Q। अच्छा, किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट का हम लोग लेंथ निकालते हैं ना, किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, लेंथ। लेकिन सरफेस का हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एरिया निकालते हैं। सरफेस का हम लोग क्या निकालते हैं बोल, एरिया। और 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालते हैं बोल, वॉल्यूम निकालते हैं। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से सुन, यहां पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, करीब करीब है, दूर दूर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए डेंसिटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बोल, डेंसिटी निकालना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे भी चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, करीब करीब है, दूर दूर है, उसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी। और यहाँ पर भी क्या निकालना पड़ेगा बोल, डेंसिटी। यहाँ पर जो डेंसिटी निकाली जाती है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं बोल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर जो डेंसिटी निकाली जाती है उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर जो डेंसिटी निकाली जाती है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों कहते हैं पूछो मत, समझ में आ गया होगा आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो, जो नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। किससे लिखाते हैं इसको, रो से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख, जो टोटल चार्ज रहेगा ना बेटा उसको लेंथ से डिवाइड कर देने का, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, खत्म। इसका यूनिट क्या होगा बोल, ऐसा यूनिट, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। इसका चार्ज का कूलम, एरिया किसमें नापते हैं, मीटर स्क्वायर। इसका चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, खत्म। पूरा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने यहाँ पे आपको रिकैप दे दिया है, एक्सेप्ट वन टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो आगे बताऊंगा जब डाइपोल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, आपने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा या नहीं पढ़ा, अब ये चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो। अब ये इसमें से जो भी टॉपिक, जितनी भी बातें आज इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में, फील्ड के बारे में, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला, गॉस थ्योरम, चार्ज डेंसिटी, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही, आपको पूरे चैप्टर में सब काम आएगा।
एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको चैप्टर में काम ना है। सब कुछ आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेरिवेशन, कोई ना कोई न्यूमेरिकल, कोई ना कोई फॉर्मूले में देखोगे। तो अगर आपको 11th से इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना आता है तो आप 12वीं के इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ सकते हो, वरना नहीं। एकदम अच्छे से समझ लिया। 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, भूल गए, याद है, नहीं याद है, वो सब खत्म। अभी याद रहेगा बेटा ये सब। तो अब चैप्टर के बीच में मैं अगर कुछ भी टॉपिक पूछता हूँ तो आप खामोश नहीं बनेंगे, मेरे को बताएंगे हाँ सर ये होता है, ऐसा होता है, ये समझ में आ रहा अच्छे से। खाली एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी पढ़ाऊंगा जब 12th में डाइपोल का डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा तब। समझ अच्छे से, इसको अच्छे से सब लोग जल्दी से लिख के ले लें, राइट इट डाउन। अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में तुमको टोटल 3 डेरिवेशन है, बात मत करो इधर देखो, कितनी डेरिवेशन है? 3। तीनों में से कोई भी डेरिवेशन आई तो 3 या 4 मार्क्स की आ सकती है, एक कोई भी आएगी, तीनों एक साथ नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आई या तो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स है, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकती है, या डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या डेरिवेशन? अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है 3 अलग अलग केसेस में। तो जो पहला केस है वो अभी हम लोग कर लेंगे, अपने पास आधा घंटा 35 मिनट है, पहला वाला केस कर लेंगे, फिर बाकी के 2 केसेस कल देखेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या है पहला केस? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, मिला सबको, शेल या फिर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर अंदर से खाली, और यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब उसके पास चार्ज दिख रहा है और यूनिफॉर्म दिख रहा है। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा चार्ज है कहीं पर कम है, यानी पूरे स्फीयर की चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या लिख रहा था बोर्ड पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? बोल, वैल्यू। डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले तो अपने को एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। ये समझो वो स्फीयर है, ये इसका सेंटर है O और रेडियस है R। रेडियस कितना बेटा? कैपिटल R। और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है। सर कितना चार्ज रखा हुआ है? प्लस Q या Q। कितना चार्ज रखा है बेटा? Q। ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ पर कंसीडर स्फीयर, a hollow sphere of radius capital R which is uniformly charged, value of charge is Q। चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा? Q। अब स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी रहेगा, और चार्ज को एरिया से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर स्फीयर तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों निकाल रहे हो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना चाहिए ना बेटा। चार्ज अंदर भरा हुआ है क्या? खाली स्फीयर के सरफेस एरिया पे ही रखा हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करें? बोल, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इधर लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी? सिग्मा। क्या बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा? क्यू बाय एरिया ना, सरफेस एरिया, या ए भी लिख सकते हो इधर। बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है मैथ्स वाले? स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। वेरी गुड। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर। तो सिग्मा ऐसी रहेगा, क्यू को भी ऐसी रहने दे, एरिया की जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई। रेडियस कितना बेटा? कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा यहां से देखना चार्ज की एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। व्हाट विल बी चार्ज? टेल मी। ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर सिग्मा के पास आके मल्टीप्लाई, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये आगे काम आने वाला है, इसीलिए पहले निकाल ली। चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अब हमको करना क्या है? इस चार्ज स्फीयर की वजह से किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना है? बोल, इलेक्ट्रिक। सर किधर है वो पॉइंट? लेट्स से वो पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो आपको कैलकुलेट करना। सो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये पॉइंट P जो है ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? बोल, स्मॉल r डिस्टेंस। तो यहां पर लिखेंगे, सब ध्यान से देख, बहुत आसान डेरिवेशन है। कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वेयर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। यहां पर हमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना इस छोटे से पॉइंट को, जो कितने डिस्टेंस पर है बोल, r डिस्टेंस। और किसको यूज करके निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस लॉ को यूज। तो जब भी गॉस लॉ की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो आपको एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते बोल, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या ये सरफेस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? कैसा है ये सरफेस? इमेजिनरी है। कैसा है बेटा? इमेजिनरी है। सर क्या खास बात होती है सरफेस, गॉसियन सरफेस की? सबसे पहली बात तो ये सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी है। यहाँ पर कौन सा है वो पॉइंट? पॉइंट पी। कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पर? पॉइंट पी। तो यहां से आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। अब सर कैसे इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है, दो प्रॉपर्टी, दो चीजें आपको चेक करना है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब वो गॉसियन सरफेस आपने सही बनाया। पहली बात तो जो सरफेस बना है उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए। क्या सेम आना चाहिए बोल? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए। ये पहली कंडीशन, हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वजह से हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आनी चाहिए? सेम। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो ना, वहां पर उस सरफेस का वेक्टर, क्या बोला मैंने? उस सरफेस का वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वेक्टर दोनों एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कैसा होना चाहिए? पैरेलल, यानी थीटा जीरो होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए बेटा? जीरो, ताकि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो। क्या क्या बोला फिर से? दो कंडीशन। क्या? उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट से कैसा पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास होगी तभी तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? पैरेलल है। ऐसा नहीं समझ रहा है? एग्जांपल से समझो। अपना ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? स्फेरिकल। समझ, इस पॉइंट के ऊपर मैंने गॉसियन सरफेस का बॉक्स शेप का बना दिया। लेट्स से कौन से शेप का बना दिया? बॉक्स शेप का। तो देखते हैं क्या इस बॉक्स के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। सब लोग ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कितना डिस्टेंस है, ज्यादा है या कम है। तो जरा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या लगता है सब डिस्टेंस सेम है? सब डिस्टेंस सेम है क्या? नहीं, ये वाला कम रहेगा, ये वाला ज्यादा है। तो बता, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके चार्ज ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पे, अलग डिस्टेंस पे? अलग डिस्टेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, अलग रहेगी? अलग रहेगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं। दूसरी कंडीशन जरा ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है बोल? पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है बोल? आउटवर्ड, ऐसा निकलती है ना। तो जरा ध्यान से देख, क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सरफेस को परपेंडिकुलर है? सर यहाँ तो दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, इधर है क्या? ये परपेंडिकुलर है क्या? देख यहाँ पे देख, परपेंडिकुलर है क्या? मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो गॉसियन सरफेस को बनाने की दो कंडीशन क्या है बेटा? पहला, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ऐसा चलेगा क्या रिबन? तो आप लोग बता फिर कैसा बनाओगे गॉसियन सरफेस? वेरी गुड, कैसा बनाओगे? स्फीयर। एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बोल? स्फीयर ही बनेगा। एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा? स्फीयर। ध्यान से देखना कैसे। ये पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r। ये पॉइंट का कितना रहेगा? ये पॉइंट का कितना रहेगा? ये पॉइंट का कितना रहेगा? पूरे सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, आपके ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, यहां से ऐसा निकल रहा है आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसी जाएगी बेटा। कर्व सरफेस के बीच में और कर्व सरफेस के बीच में और एक लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते? टेंजेंट बना के। क्या बना के बोल? टेंजेंट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर टेंजेंट बना दे। कितना डिग्री है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर। कुछ नोटिस कर रहे हो? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर कैसा बनेगा बोल? स्फेरिकल। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? स्फीयर। What is the reason? Two reasons you have to give. What is the reason? At every point the value of electric field will be same, and at every point electric field vector will be perpendicular to the surface area. Surface area को perpendicular रहेगा और एरिया वेक्टर को कैसा रहेगा? पैरेलल। ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा 90 डिग्री पर, है ना। तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? अब क्या लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को। सबसे पहले एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं डायग्राम में। क्या नाम है बेटा उस सरफेस का, बोलो क्या नाम है उस सरफेस का? गॉसियन सरफेस। क्या नाम है बोल? तो एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी कैसा बनता है बेटा? स्फेरिकल। डॉटेड क्यों दिखा रहा हूं मैं इसको? इट इज नॉट अ रियल सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, तो इसीलिए मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूँ। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा? इधर इधर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आया ना बेटा सबको? समझा? तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर एन इमेजिनरी Gaussian surface at point P in the form of sphere। किसके फॉर्म में बेटा? स्फीयर के फॉर्म में, जिसका रेडियस कितना बता? ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रेडियस कितना बोल? स्मॉल आर, एंड विच इज कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक मतलब गिवन स्फीयर का और इस इमेजिनरी स्फीयर का दोनों का सेंटर क्या है? सेम। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे स्फीयर जिनका सेंटर सेम है। तो गिवन स्फीयर का सेंटर क्या है? O। इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर क्या है? O। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। समझा? तो ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिए। ठीक है, इमेजिन कर लिए बेटा, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिए। अब गॉसियन सरफेस इमेजिन किया तो गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लॉ लगाना पड़ेगा बोल? गॉस लॉ। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देख। अब पूरे स्फीयर को एक साथ कंसीडर मत करो, इसका छोटा सा एरिया कंसीडर करो। तो यहां पर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट पी पे। किधर है? इस छोटे से एरिया को मैं नाम दे देता हूं डीएस। क्या नाम देता बोल? डीएस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी बेटा? देखना, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड जाती है। ये किसका डायरेक्शन होगा बोल? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा बनेगा बोल? इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर इसको परपेंडिकुलर बनेगा ना, तो ये आपका क्या हो गया बोल? डीएस बार। तो अब इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल। छोटे से एरिया का क्या निकालते हैं? फ्लक्स। फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी दे चुका, सब लोग ध्यान से देखने। फिर से कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds on Gaussian surface, flux associated with it। तो इस छोटे से एरिया का जो फ्लक्स रहेगा, अच्छा छोटे से एरिया का फ्लक्स भी छोटा रहेगा या ज्यादा रहेगा? छोटा रहेगा, तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? डी फाई। क्या रहेगा बोल? डी फाई। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो छोटे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी लेंगे क्या? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है बोल? कॉस थीटा आता है ना। अब हम यहां लिखेंगे सिंस ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैसा है? देख, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैसा है? पैरेलल। देयरफॉर थीटा कितना हो गया रे? जीरो। पैरेलल है तो थीटा जीरो ना, तो कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? तो कॉस थीटा की यहां पर क्या रख देंगे हम लोग? तो डी फाई क्या बन जाएगा बोल? ईडीएस। डी फाई क्या आ गया बोल? ईडीएस। ये किसका फ्लक्स है? इस छोटे से एरिया। अब मुझे किसका फ्लक्स निकालना है? पूरे स्फीयर। देयरफॉर टोटल फ्लक्स विल बी, कैसे निकालोगे टोटल फ्लक्स? इंटीग्रेट करके। टोटल फ्लक्स फाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इट दिस छोटा वाला फ्लक्स। व्हाट इज दिस छोटा वाला फ्लक्स? डी फाई ई इंटू डीएस। ई कांस्टेंट है कि नहीं? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से, ये डीएस क्या है बेटा? छोटा वाला एरिया। डीएस क्या है? छोटे वाला एरिया। छोटे वाले एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा एरिया, बड़ा एरिया है कि नहीं? ये छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बोल? टोटल एरिया। ये टोटल कौन है? स्फीयर है ना, तो छोटे एरिया को जो इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर का एरिया आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये छोटे वाले एरिया का जो इंटीग्रेशन आएगा वो स्फीयर का एरिया आएगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब स्फीयर कौन सा है? वो ब्लू वाला। उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो क्या लिखेंगे? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू रहेगी। तो देख फाई कितना आ गया फिर? फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस की जगह पर क्या? इंटीग्रेशन डीएस की जगह पर क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये मेरे को टोटल फ्लक्स मिल गया। ये मेरे को क्या मिल गया बोल? टोटल फ्लक्स। सर हेडिंग लिखे हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और अभी तक कहीं भी गॉस थ्योरम अप्लाई किए क्या? अब करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो गॉस लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा? टोटल फ्लक्स क्या होता है बोल?
चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना करे, क्यू ना, ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 के एलएचएस में कौन है, फ्लक्स, 2 के एलएचएस में कौन है, फ्लक्स। एलएचएस सेम तो आरएचएस सेम। इसका आरएचएस क्या है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आरएचएस क्या है, बोलना, Q बाय एप्सिलॉन। तो एलएचएस सेम था, आरएचएस भी सेम हो। सही है बेटा। E निकालना था ना, E किसका फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का। तो E को अकेला करके क्या बन जाएगा, E विल बी Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। सही है। क्या हुआ, हाँ ये 1 है, क्यों 1 किधर लिए, अच्छा इधर लिए क्या, अरे डरा दिए तुम लोग, मैं बोला इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई। ठीक है, चल ध्यान से, LHS 5 RHS सेम, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E को अकेला किया, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया। सही है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में Q का वैल्यू है ना मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q की जगह क्या लिखूं मैं, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 और पाई कैंसिल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय epsilon naught into small r square. This is the formula of electric field due to a uniformly charged sphere. तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के ऊपर न्यूमेरिकल आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें। अब बाकी उसका डेरिवेशन समझा अच्छे से, आसानी के लिए बोल, एकदम इजी। तो E is equals to sigma r square by epsilon naught small r square. What is this sigma over here? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इतना मत सोचो नालायको, सिग्मा क्या इधर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैपिटल आर कौन है रे, कैपिटल आर कौन है, दिए हुए ऑब्जेक्ट का, स्फीयर का रेडियस, दिए हुए स्फीयर का रेडियस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, इसकी वैल्यू बताऊंगा जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो। स्मॉल आर क्या है, वो डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, समझा अच्छे से। अब इसके दो केसेस हैं, दो केसेस है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सब लोग ध्यान से देखना। इफ पॉइंट P is on the surface of sphere, अगर हमारा पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पर हो तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना सब लोग। अगर ये पॉइंट P यहां ना होते हुए इस हमारे दिए गए स्फीयर के सरफेस पर होता, क्या होता बता, अगर ये P यहां पर होता तो क्या होता, अगर ये P यहां पर होता तो जल्दी बोल। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाता है, सेम होता है। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाता है, बोल सेम। तो इधर ध्यान से देखना, अगर पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पर हो जाता तो स्मॉल आर की वैल्यू भी क्या हो जाती, कैपिटल आर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता फिर, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर ऐसी रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसी रहेगा, स्मॉल आर की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, कैपिटल आर, इस पे स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल। क्या फॉर्मूला आ रहा है E का, क्या आ रहा है फॉर्मूला E का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मुझे स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बोल सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो अगर स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, बोल सिग्मा आर स्क्वायर बाय सिग्मा स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्फीयर पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बोल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, हाँ तो ये सब फॉर्मूला समझो। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें रेडियस डिस्टेंस ये सब नहीं आएंगे। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा, बोलना तेज बोलना, कॉन्फिडेंस। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्या, नालायको, अभी बेसिक में पढ़ा है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर बाहर ही बनती है, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर है एकदम सख्त इंसान, जो करने का हरकत घर के बाहर, घर के अंदर नहीं आने का। समझ रहे अच्छे से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगी बेटा, ऊपर कितना भी चार्ज रहने दो। समझ रहे? तो केस 2, इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट P किधर है बेटा? स्फीयर के अंदर है, तो सीधी सी बात है, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी? बोल 0। तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो क्या फॉर्मूला है? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्फीयर पर निकालनी है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर के अंदर निकालनी है तो 0। ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। एक स्फीयर बोल देगा, उसका रेडियस बता देगा और उसके ऊपर चार्ज बता देगा, फिर 3 क्वेश्चन रहेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सो एंड सो डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फिर दूसरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तीसरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, या इतने डिस्टेंस पर ऐसा अंदर की तरफ। तो आउटसाइड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। ऑन द स्फीयर सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, 0 आ जाएगा डायरेक्ट। समझा? तो ये हो गया डेरिवेशन। ये पूछेगा आपको अगर तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज हुआ इधर, किधर यूज हुआ? देख, एक ही लाइन में, तो ये लाइन नहीं होती ना, ये लाइन नहीं होती ना, तो आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट ही नहीं कर पाते। ये लाइन आई तभी आपने चार्ज को और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फॉर्मूले में लाके रिलेट किया। तो भले वो लिखी हुई एक लाइन है, लेकिन ये पूरा डेरिवेशन टिका हुआ किस पे है? गॉस लॉ पे। सबको एकदम अच्छे समझा? तो अगर ये डेरिवेशन आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। तो आज डेरिवेशन करा दिया, कल का लेक्चर इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज या एमसीक्यू में जितने भी न्यूमेरिकल है गॉस लॉ के ऊपर, वो कल करेंगे और फिर इसके आगे की 2 डेरिवेशन करेंगे। जैसा ये स्फीयर के लिए किया ना, अब एक लंबे वायर के लिए करेंगे और फिर एक शीट के लिए करेंगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। समझा? तो कल गॉस लॉ फिनिश कर दूंगा। लिखो इसको, ये लिख के जा सकते हो।